स्टूडेंट्स, मिशन मेरिट के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे टर्म 2 का क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। और आप लोगों ने कमेंट किया था बिजनेस स्टडीज के लिए, तो इसलिए हमने बिजनेस स्टडीज का जो है सॉल्यूशन आपके लिए तो यहाँ पर अपलोड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से और सब कुछ समझ लेंगे। आपके टोटल जो है 50 नंबर का पेपर होगा, 3 आवर्स का टाइम मिलेगा आपको। पार्ट ए में जो है आपको 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके आपको सॉल्यूशंस देने हैं। और ये सॉल्यूशन जो है इंग्लिश प्लस हिंदी वर्जन में दोनों में ही मिलेगा, रिटन भी मिलेगा और आपका जो वर्बली जो हम देखेंगे यहाँ पे पढ़ करके और उन क्वेश्चंस को टिक भी करेंगे। तो यहाँ पहला जो क्वेश्चन है, स्टाफिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो स्टाफिंग जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की होती है, लोअर मैनेजमेंट की भी होती है, मिडिल मैनेजमेंट की भी होती है और टॉप मैनेजमेंट की भी होती है। इसलिए ऑल ऑफ द अबव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दीज। ठीक है। नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व किसका होता है? उपरोक्त सभी का है। मध्यम प्रबंध का भी है, निम्न प्रबंध का भी है और उच्च प्रबंध का है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इंक्लूड। तो इंटरनल सोर्स में जो रिक्रूटमेंट इंक्लूड करता है वो प्रमोशन भी करता है और ट्रांसफर भी करता है, यानी कि बी आपका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। इसका हिंदी वर्जन है, भर्ती के आंतरिक स्रोत में कौन कौन से शामिल है? तो भर्ती के आंतरिक स्रोत में जो है आपका पदोन्नति भी किया जाता है और स्थानांतरण भी किया जाएगा, यानी क और ख दोनों ही राइट हैं इसके। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा गया विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस का जो पहला स्टेप है वो क्या है? हमारा इसका आंसर हो जाएगा प्रीलिमिनरी आपका स्क्रीनिंग हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक जांच जो है इसका फर्स्ट स्टेप जो है लिया जाएगा। उसके बाद में चयन परीक्षाएं होंगी। ठीक है। फिर आपका जो है चयन का निर्णय होगा और उसके बाद में जॉब का प्रस्ताव दिया जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें एम्प्लॉई ट्रेनिंग इज। तो एम्प्लॉय ट्रेनिंग जो है नेसेसरी है, कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हर जगह पे ट्रेनिंग जरूरी नहीं है। तो आवश्यक माना जाता है, कर्मचारी का प्रशिक्षण क्या है? आवश्यक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट आर कौन कौन से होते हैं? तो सुपरविजन भी होता है, आपका लीडरशिप भी होता है और मोटिवेशन भी होता है, उसके अलावा कम्युनिकेशन भी होता है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपना। निर्देशन के तत्व जो है पर्यवेक्षण भी होता है, नेतृत्व भी होता है, अभिप्रेरणा भी होता है और संचार भी होता है। तो यहाँ पे सभी चीजें यहाँ हमारा शामिल हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरविजन इज द लिंक बिटवीन। अब ये किसके बीच में है? यानी पर्यवेक्षण कड़ी है, किसके बीच में है ये कड़ी? यहाँ पर जो सुपरविजन लिंक है वो किसके बीच में है? तो वर्कर्स एंड मिडिल मैनेजमेंट के बीच में है। ठीक है। ये जो है आपका कर्मचारी तथा मध्यम प्रबंध जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मध्यम प्रबंध तथा कर्मचारी के बीच में। ठीक है। बी ऑप्शन जो है पर्यवेक्षण कड़ी है, पर्यवेक्षक कड़ी किसके बीच में है? मध्यम प्रबंध तथा कर्मचारी के बीच। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच कैटेगराइज नीड्स वाज प्रोपाउंडेड बाई। अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करता है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हमारा क्या आंसर हो जाएगा? अब्राहम मैस्लो। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब्राहम मैस्लो यानी कि ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां देखिए, इसमें आपके पूछा गया ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज। तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कैसी होती है? इनफॉर्मल होती है, अनौपचारिक, अनौपचारिक जो है इसको माना जाता है। यहाँ पूछा कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोल कौन सा फंक्शन होता है? तो ये होता है आपका लास्ट फंक्शन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नियंत्रण प्रबंध का जो है अंतिम कार्य है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल इज रिलेटेड टू, यानी नियंत्रण संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ये रिजल्ट से संबंधित है, यानी परिणाम से संबंधित है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, डैश मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज वेल इन एडवांस। इसको क्या बोलते हैं हम? फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि वित्तीय नियोजन, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डैश का अभिप्राय वित्तीय क्रियाओं के पूर्व निर्धारण से है, तो उसको हम वित्तीय नियोजन के नाम से जानते हैं। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो 12 नंबर क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन में हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी आता है, फाइनेंशियल डिसीजन भी आता है और उसके बाद में जो है आपका डिविडेंड डिसीजन भी आता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर। निम्न में से वित्तीय निर्णय कौन सा है? तो वित्तीय विनियोग निर्णय भी है, वित्त व्यवस्था निर्णय भी है और लाभांश निर्णय भी है, यानी उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम मैचिंग वाले क्वेश्चन पे, जिसमें आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। यहाँ पे कॉलम ए और बी में जो दिया गया है, इट इज कंसर्न विद ऑप्टिमल प्रोक्यूरमेंट एज वेल एज द यूजेज ऑफ फाइनेंस। तो ये क्या कहलाता है? हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है। तो हम इसको जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से मैच कर देते हैं। मैं इस तरह से मैच कर देता हूँ, आप इसको इस तरह से मैच कर लेना। ठीक है। जैसे मैं अभी यहाँ पे मैच कर रहा हूँ, आप इस तरह से भी मैच कर सकते हैं। ठीक है। कोई इशू नहीं है। तो एक बार इसको हटा देता हूँ मैं, इसको डायरेक्ट हम मैच कर देंगे। क्लियर। तो यहाँ पर आपका पहले तो हम इस ऑप्शन को करेक्ट कर दें और इसके बाद जो है हम इसको मैच कर देते हैं। आपका ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट से मैच हो जाएगा। तो मैं इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट से इस तरह से मैच कर रहा हूँ। ठीक है। ताकि आप लोगों को दिखाई दे। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा पूछा गया, इट रेफर्स टू द मिक्स बिटवीन द ऑनर एंड द बोरोव्ड फंड। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो हम इस कैपिटल स्ट्रक्चर को यहाँ से मैच कर देते हैं। ठीक है। तो इसको हम यहाँ से मैच कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका थर्ड जो पार्ट है, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है ये वर्किंग कैपिटल। इसके बाद जो है कॉलम बी वही सेम है। पूंजी संरचना क्या कहलाती है? यह स्वामियों तथा ऋण कोषों के बीच मिश्रण को संदर्भित करता है। तो हमारा जो है ये वाला ऑप्शन इससे मैच हो जाएगा। वित्तीय प्रबंध क्या होता है? सर्वोत्तम खरीद के साथ साथ जो है वित्त के उपयोग से संबंधित होता है, तो वित्तीय प्रबंध कहलाता है आपका। और कार्यशील पूंजी जो है ये कौन सी होती है? आपकी अल्पकालीन निवेश निर्णय देता है। इसका मतलब क्या हो गया? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को आप देख सकते हैं। फर्स्ट का सेकंड है और सेकंड का फर्स्ट है और थर्ड का थर्ड है।
तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कौन सा किससे मैच हो जाएगा। फर्स्ट का आपका कौन सा हो जाएगा आंसर, हम देखेंगे यहाँ पे जो सेकंड है ये है, उसके बाद फर्स्ट है, इसके बाद थर्ड है, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर आप देखते हैं इस तरह से तो यहाँ हालांकि इसको इस तरफ भी नंबर देने चाहिए, जैसे कि ये आपका यहाँ पर सपोज करिए इसको 1 दे दें, ठीक है, और फिर इसको 2 दे दें और इसको जो है थर्ड दे दें। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट से मैच हो रहा है, तो सेकंड फर्स्ट आ गया, सेकंड नंबर पहले आ गया, उसके बाद में फर्स्ट वाला सेकंड से मैच हो रहा है, फिर सेकंड आ गया, और थर्ड वाला थर्ड से मैच हो रहा है, इसलिए थर्ड आ गया। तो हम जो है बी ऑप्शन को करेक्ट मानते हैं। बाकी मैंने आपको मिला के दिखा दिया है। इसके बाद जो है यहाँ पे आपसे पूछा गया 14 नंबर क्वेश्चन में, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ICR इज कंप्यूटेड एज, सभी को अच्छी तरह से पता है EBIT अपॉन में जो है आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका, इंटरेस्ट वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका जितने भी एक्सपेंसेस किए गए हैं इंटरेस्ट के लिए वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हम हिंदी में भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, ब्याज आवरण अनुपात की गणना इस प्रकार की जाती है। तो उसमें हम क्या लेते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या लगा देते हैं, अभी मैंने आपको बताया। इसमें जो है टोटल इंटरेस्ट जो है एक्सपेंस किया गया, जितना भी हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस किया गया वो आ जाता है EBIT अपॉन में इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द न्यू इशू मार्केट NIM, ठीक है, न्यू इशू मार्केट इज ऑल्सो नॉन एज, इसको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। क्यों, नव निर्गमन बाजार के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको हम प्राथमिक बाजार के रूप में भी जानते हैं, बिकॉज जो है सिक्योरिटी जो है वो सेल होती है फर्स्ट टाइम हियर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर आ गए हैं, मैच्योरिटी पीरियड ऑफ कॉल मनी इज, यानी कि मांग मुद्रा की परिपक्वता अवधि है। इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा आपका 1 से 15 दिन, ठीक है। मैच्योरिटी पीरियड कितना हो, 1 to 15 डेज। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो नॉन एज, गौण बाजार को खालिस्तान मतलब के रूप में भी जाना जाता है। तो गौण बाजार को जो है हम स्टॉक एक्सचेंज के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट को जो है हम स्टॉक एक्सचेंज को सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं, या सेकेंडरी मार्केट को एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज मार्केट भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट आर ट्रेडेड इन मनी मार्केट। तो कॉल मनी भी ट्रेड किया जाता है, कमर्शियल बिल भी, कमर्शियल पेपर भी, ट्रेजरी बिल भी, उसके अलावा जो है आपका कॉल मनी भी, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी, ये सारे के सारे। तो ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा, मांग मुद्रा, वाणिज्य बिल और कमर्शियल पेपर उपरोक्त सभी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी स्टैंड्स फॉर, आप सभी को अच्छी तरह से ये तो शॉर्ट फॉर्म याद होगा, इसमें तो कोई दो राह नहीं है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेबी का मतलब क्या है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, ठीक है। तो घ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ जागो ग्राहक जागो, तो जागो 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 ग्राहक जागो का एक भाग है, क्या आंसर हो जाएगा, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, ग ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेक्शन बी जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसमें नियुक्तिकरण से क्या अभिप्राय है, तो नियुक्तिकरण नौकरी की रिक्तियों को भरने और भर्ती किए गए कर्मचारियों को बनाए रखने की प्रक्रिया है। एक संगठन में नियुक्तिकरण का प्राथमिक उद्देश्य संगठन की मानव संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करना है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं आपके। अब देखते हैं नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इसको मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिलिंग जॉब वैकेंसीज एंड रिटेनिंग द एम्प्लॉइज रिक्रूटेड। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टाफिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू फुलफिल द ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आंसर जो पीडीएफ आपको चाहिए, तो इसके लिए डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर AKHIL अखिल क्लासेस .online पे आप जा सकते हैं। तो इस पे जो है आपको ये सारे आंसर पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डॉट है, अखिल क्लासेस डॉट, ठीक है। तो ये यहाँ पे आंसर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बीच में आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक क्या है। और इसके बाद में जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय डायरेक्टिंग, निर्देशन का क्या तात्पर्य है, तो निर्देशन व्यक्तियों को आदेश देने, मार्गदर्शन, परामर्श, अभिप्रेरित और कुशल नेतृत्व प्रदान करने की प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति करना है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, बहुत इजी लैंग्वेज है, आप पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, फटाफट मैं समझाता जाता हूँ आपको। बजटीय नियंत्रण क्या है, तो बजटीय नियंत्रण वह प्रबंधकीय नियंत्रण होता है, ध्यान रखना है आपको, ये बजटीय नियंत्रण क्या होता है ये बता रहा है। तो बजटीय नियंत्रण वह प्रबंधकीय प्रक्रिया या तकनीक है जिसके अंतर्गत सभी कार्य का नियोजन पहले से ही बजट के रूप में कर लिया जाता है तथा वास्तविक परिणाम की तुलना बजटीय मानकों से की जाती है। यह बताता है कि संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक कार्यवाही की जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। पांचवा जो प्रश्न पूछा गया, इसमें पूछा गया स्टेट 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपको केवल 2 ही बताने हैं, ऑब्जेक्टिव 2 पूछा है, इसमें 2 उद्देश्य पूछा है। तो आपको जो है यहाँ पे मैंने बहुत सारे उद्देश्य लिखे हैं, आप कोई भी इसमें से 2 कर सकते हैं। अंशधारियों की धन संपदा में अधिकतम वृद्धि करना और पर्याप्त मात्रा में जो है संस्था में कोषों की व्यवस्था करना। अगर 2 लिखना चाहते हैं आप 2 लिखें, अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको सारे याद होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में जो है सोल्यूशन दे दिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करें, तो यहाँ पूछा गया स्टेट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो बहुत ही सिंपल अंतर मैंने बताया है, 2 डिफरेंसेस बताने हैं।
तो मनी मार्केट की बात करें तो जो है मुद्रा बाजार प्रकृति में अनौपचारिक होते हैं, यानी कि मनी मार्केट्स आर इनफॉर्मल इन नेचर। ठीक है, ये इनफॉर्मल इन नेचर होते हैं। और दूसरा जो पार्ट है, अगर मैं बात करूं, मनी मार्केट्स आर हाईली लिक्विड, जो है ये बहुत ही तरल होते हैं। ठीक है, दो मैं आपको बता रहा हूं, वैसे लिखा है मैंने तीन चार है। ठीक है, तीन तीन लिख दिए हैं। और जो है पूंजी बाजार की अगर बात करें तो पूंजी बाजार क्या होता है, पूंजी बाजार प्रकृति में जो है औपचारिक होता है, वो इनफॉर्मल था, ये फॉर्मल होता है। ठीक है, सेम टू सेम लिखा है मैंने ताकि आपको दिक्कत ना हो। और ये कम जो कैपिटल मार्केट है वो लेस लिक्विड होते हैं। ठीक है, कम तरल होते हैं उससे। और जो है इसका तीसरा पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द टू फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के दो फंक्शंस आपको बताने हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है प्रतिभूतियों का मूल्यांकन करना। ठीक है, यानी कि वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज जो है करता है, ये पहला फंक्शन है। इसके बारे में मैंने लिख दिया है एक लाइन में। और जो है तरलता की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, ये भी आपका जो है इसकी विशेषता है, इसका उद्देश्य है। और बेहतरीन पूंजी आवंटन करना, ये भी इसकी विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनके सभी के आंसर मैंने लिखे हुए हैं, तो आपको अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना है, कुछ भी इसमें समझाने वाली बात नहीं है। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है। ट्रेनिंग होता है प्रशिक्षण, डेवलपमेंट होता है विकास। तो दोनों को अंतर को हम स्पष्ट कर देंगे। ठीक है, इन अंतरों को स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर जो है प्रशिक्षण क्या होता है, ये मैंने बता दिया। प्रशिक्षण से ज्ञान तथा कौशल में वृद्धि होती है, पहला पार्ट तो आप ये बता सकते हैं। ठीक है, इसमें कर्मचारियों को कार्य से संबंधित तकनीकी कौशल प्रदान किया जाता है, कर्मचारियों के लिए विशेष होता है ये। इसका उद्देश्य जो है जो कार्य करना है उससे संबंधित कुशलता में वृद्धि करना होता है। जो भी उसको काम करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। यह अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहता है। प्रशिक्षण क्या है कि वो केवल उस कार्य करने के लिए दिया जाता है, इसलिए सीमित होता है। ठीक है, और ये कार्य केंद्रित होता है, ये भी इसका डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, केवल 3 आपको बताने हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, तो 3 स्टेप्स आपको लिख देने हैं। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा है, जो बच्चे ट्रेनिंग को इंग्लिश में समझना चाहते हैं वही चीज मैंने ऊपर जो बताया है वही चीज नीचे है। और विकास जो होता है, विकास सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, विकास कैसी प्रक्रिया है, ये सीखने की प्रक्रिया है। और ये वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास किया जाता है इसके अंदर। उसके अलावा जो है इसमें संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है, वृद्धि होती है। उसके अलावा जो है ये इसका क्षेत्र जो है विस्तृत होता है, ये एक जगह जो है एक ही क्षेत्र में नहीं रहता है। और ये जो है व्यक्ति केंद्रित होता है, वो कार्य केंद्रित था। तो ये सारे डिफरेंसेस आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। अगले पार्ट की बात करते हैं, स्टेट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपरविजन। पर्यवेक्षण के 3 विशेषताओं का वर्णन आपको कर देना। पर्यवेक्षण की विशेषताएं जो हम बता सकते हैं, सबसे पहले है पर्यवेक्षण प्रबंध के 3 स्तरों पर की जाने वाली एक सार्वभौमिक क्रिया है। मिडिल, टॉप और लो लेवल मैनेजमेंट में की जाती है ये। पर्यवेक्षण प्रबंध के निर्देशन कार्य का एक जो है प्रमुख तत्व माना जाता है, ये भी है इसका बात। और पर्यवेक्षण जो है एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इसके अलावा जो है पर्यवेक्षण की आवश्यकता जो है संस्था को सदैव होती है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, इसमें पर्यवेक्षण जो है यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि संगठन में कार्य सुव्यवस्थित ढंग से या सही तरीके से चल रहा है या नहीं। पर्यवेक्षण का उद्देश्य मानवीय और भौतिक संसाधनों का अधिकतम एवं अनुकूलतम उपयोग करना भी है। ठीक है, इसके बाद जो है इसको इंग्लिश में मैंने लिख दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपरविजन क्या होते हैं, जो मैंने आपको हिंदी में बताया वही चीज मैंने यहाँ पर आपको बताई है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पूछा गया है यहाँ पे आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। एनएसई के उद्देश्यों का जो है आपको वर्णन कर देना है। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटे छोटे सभी प्रकार के प्रतिभूतियों के लिए जो है एक राष्ट्रव्यापी सुविधा की स्थापना करना इसका जो पहला उद्देश्य है। ठीक है, उसके अलावा जो है एक उपयुक्त संचार नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में निवेशकों की समान पहुंच सुनिश्चित करना, ये इसका दूसरा उद्देश्य है। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करके एक निष्पक्ष, कुशल और पारदर्शी प्रतिभूति बाजार प्रदान करना इसका अगला उद्देश्य है। ठीक है, इसके अलावा जो है आप उद्देश्य बताना चाहेंगे तो छोटे निपटान चक्र और पुस्तक प्रविष्टि निपटान इसको समक्ष करना, यह भी इसका एक उद्देश्य है। 3 नंबर का है, 3 उद्देश्य बहुत होते हैं, ध्यान रखना जितने नंबर के हैं उतने उद्देश्य लिख देंगे, बहुत होता है। एक एक्स्ट्रा ले ले ताकि एग्जाम को मौका ना मिले। अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क और मानकों को जो है पूरा करना भी इसका एक उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप 5 उद्देश्य मैंने बताया है। 3 नंबर के लिए केवल 3 से 4 उद्देश्य लिखेंगे, आप ध्यान रखना है। और मैंने जो है इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पर जो है उद्देश्यों को बताया हुआ है, तो इन उद्देश्यों को आप यहाँ से भी देख सकते हैं। 5 उद्देश्य यहाँ पे भी दिए हैं। इसके बाद जो है 11वां क्वेश्चन जिसमें पूछा गया, एक्सप्लेन बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो प्रभावशाली संदेश वाहन होती है उसकी बाधाएं कौन कौन सी होती है, ये पूछ रहा है, बैरियर्स की बात कर रहा है। ठीक है, और जो है ये 4 नंबर का प्रश्न है, यानी कि बड़ा प्रश्न है, इसमें हमें सारा का सारा इंक्लूड करना है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो इसके और पार्ट को भी कर सकते हैं। एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की, इसके बाद में और पार्ट की हम नीचे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रभावशाली संदेश वाहन की विभिन्न बाधाएं कौन कौन सी होती है। तो संप्रेषण की बाधाएं होती है, सांकेतिक या संकेतीय बाधाएं होती है, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, ये संकेतीय बाधाएं एक हो गया, मनोवैज्ञानिक बाधाएं 2 हो गया। ठीक है, तीसरा जो है आपका संगठित या संगठनिक बाधाएं बोलते हैं इसको, ये हो गया। और एक व्यक्तिगत बाधाएं जो है ये भी हो गया। इसको मनोवैज्ञानिक बाधाओं के बाद में 2 बाधाएं और यानी 4 बाधाएं हमारे को मेन जो है बता देना है। 4 नंबर के क्वेश्चन में 4 बाधाएं बहुत होती हैं। संप्रेषण की बाधाएं लिख देंगे, ठीक है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। और जो है सांकेतिक, और इनके सभी के इंग्लिश में नाम मैंने लिख रखे हैं, फर्स्ट, 2, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सांकेतिक बाधाएं जो है वो क्या होती हैं, इसके बारे में संकेत भाषा की वह शाखा है जो शब्द या वाक्यों के अर्थ से संबंध रखती है, और सांकेतिक बाधाएं उन समस्याओं तथा बाधाओं से संबंधित हैं। इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला कुछ नहीं है, पहले जो चीज बता रहा हूं उसको ध्यान से समझ लेना ताकि आपको ये क्वेश्चन बड़ा ना लगे। इसमें बस आपको सांकेतिक बाधाएं जो है लिखना है, ठीक है। और इसको लिखने के बाद
सिंपली क्या करना है आपको, इसको लिखने के बाद में इसके बारे में थोड़ा सा विवरण देने के बाद में आप बताएंगे कि ये सांकेतिक बाधाएं जो है निम्न कारणों से हो सकती हैं। तो ये कारण जो है आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो कारण है आपको यहाँ पे कारण मैंने बता दिया, निम्न कारणों से हो सकती है। अब ये कारण कौन कौन से हो सकते हैं तो इसको बता देंगे आप। इसमें कारण हो सकता है संदेश की अनुपयुक्त अभिव्यक्ति हो सकती है, अगर चाहे तो इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं एक लाइन में, लेकिन 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन होता तो हम इसको ज्यादा डिस्क्राइब करते। विभिन्न अर्थों रहित जो है संकेत हो तो भी दिक्कत है, और जो है त्रुटिपूर्ण रूपांतर या अनुवाद, उसको ट्रांसलेशन ही गलत कर दिया हो तो हो जाएगा। अस्पष्ट संकल्पनाएं हमने मना लिया कि यार ये ऐसा ऐसा हो सकता है, और तकनीकी विशिष्ट शब्दावली जो अगर उपयोग की जाए तो ये भी प्रॉब्लम करता है। और शारीरिक भाषा तथा हाव भाव की अभिव्यक्ति की डिकोडिंग जब करते हैं तो उसमें भी आप बोल क्या रहे हैं, सुनने वाला सुन क्या रहा है, आपके हाव भाव क्या है, सब कुछ अलग होंगे तो भी है। तो ये सारे के सारे निम्न बाधाएं ये जो है सांकेतिक या संकेतीय बाधाएं जो है इन कारणों से जो है हो सकती हैं, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। इसका जो दूसरा पॉइंट है हमारा, जिसको हम बोलते हैं मनोवैज्ञानिक बाधाएं, तो ये हमारा आ जाएगा जो है आपका। तो मनोवैज्ञानिक बाधाओं में भी जो है आप सीधा सीधा बता सकते हैं कौन कौन सी बाधाएं आती है। तो इसमें आ जाता है असामयिक मूल्यांकन हो सकता है। वो कौन कौन सी बाधाएं हैं, बाधाओं को हम जो है बता देंगे कि ये किस प्रकार की बाधाओं से, किस कारण से होता है। कुछ मनोवैज्ञानिक बाधाएं इस प्रकार से हैं, कौन कौन सी बाधाएं होती हैं तो असामयिक मूल्यांकन की वजह से होता है। सावधानी का अभाव हो या ध्यान ना हो तो भी हो सकता है। संप्रेषण के प्रसार में लोप हो या क्षय हो या अपर्याप्त प्रतिधारण हो तब भी हो सकता है, और अविश्वास किसी पे हो तब भी हो सकता है। इसके बाद जो तीसरा हमारा आता है जिसमें हमारा संगठित बाधाएं आती है। तो संगठित बाधाएं जो है वो कौन कौन सी क्या होती हैं। संगठित बाधाओं की बात करें तो यहाँ पर जो है संगठित बाधाएं जो है उसको हमें डिस्क्राइब कर देंगे। तो संगठित बाधाओं में जो वे कारक जो है संगठित हैं और इसमें कौन कौन से प्रकार हैं वो उन बाधाओं के या किस कारण से हो सकते हैं ये बाधाएं, तो ये हम बता देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है आपका संगठित नीति हो सकती है, नियम तथा अधिनियम हो सकता है, पदवी या पद हो सकता है, संगठन की संरचना में जटिलता हो सकती है, और संगठित सुविधाएं हो सकती हैं। ये 4-5 पॉइंट जो है आप इसके तीसरे संगठित बाधाओं में आ जाएगी। उसके बाद व्यक्तिगत बाधाओं को जो है आप बता दोगे। तो व्यक्तिगत बाधाओं में जो है आपके कौन कौन से जो है व्यक्तिगत बाधाओं में आते हैं उनको उल्लेख कर दिया गया नीचे, यानी कि छोटे छोटे दे दिए गए। यहाँ पे सत्ता के सामने चुनौती का भाव भय होता है, ठीक है, अपना पदवी खोने का डर होता है। अधिकारी का अपने अधीनस्थों पर विश्वास का अभाव हो तब भी हो सकता है। संप्रेषण में अनिच्छा हो तब भी हो सकता है, अनिच्छा मतलब मेरी इच्छा नहीं है, और उपयुक्त प्रोत्साहन का अभाव हो तो भी हो सकता है। तो इस तरह से आप इन बाधाओं को डिस्क्राइब करेंगे। और हालांकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स है वो यहाँ से जो है सेमेटिक बैरियर जो है आप बता देंगे, जो मैंने ऊपर बताया वही चीज़ है। उसके बाद जो है इसमें कौन कौन से जो है आपके कौन कौन से हो सकते हैं, किस कारणों से हो सकते हैं, तो यहाँ पर वो रीजंस दे रखे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है आप बता सकते हैं सेकंड जो है साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, इसके भी रीजंस जो है आपको बता देने हैं। तो रीजंस में जो है आप जो है साइकोलॉजिकल बैरियर्स के रीजंस यहाँ से बता देंगे। यहाँ पे जो आपका 4 दिए गए हैं मैंने। उसके बाद में आपका तीसरा पॉइंट जो है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स जो होते हैं उसको हम दे देंगे। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट हो गया। इसके भी सब पॉइंट्स हैं जो हम बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपसे पूछेगा पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स में भी सब पॉइंट्स हैं जिनको आप जरूर लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आपको बताना है। सब पॉइंट्स लिख दिया तो समझ लो सब कुछ सही है। और डायग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज डायग्राम, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था। तो आप जो है अगर देख रहे हैं ये डायग्राम, तो इस डायग्राम को इंग्लिश में बना देंगे। मैंने आपको सांकेतिक, मनोवैज्ञानिक और संगणिक और व्यक्तिगत बाधाएं यहाँ पे इंग्लिश में लिख देना, क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज इंग्लिश में लिखा है। फर्स्ट पॉइंट पे फर्स्ट लिख देना, सेकंड पॉइंट पे सेकंड लिख देना। फर्स्ट में आपका सेमेंटिक आ जाएगा, सेकंड पे आपका जो है साइकोलॉजिकल आ जाएगा। उसके भी यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। और जो मैं आपको बताऊं एक चीज और जो मैं बताने वाला था, देखो कई कई बार सोल्यूशन बता आप जो है आप इसमें जो है इसमें भी एरो बना सकते हैं कि इस जो है सॉरी आप इसमें भी इस तरह से एरो बना देंगे कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, ठीक है, इसमें ये होता है। इस तरह से आप 3-4 एरो बना सकते हैं। इसमें भी आप बता सकते हैं कि इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये तो मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि मतलब सांकेतिक बाधाएं तो इसके कौन कौन से हो सकती हैं। संदेश की अनुपयुक्त अभिव्यक्ति और विभिन्न अर्थों सही रहित जो है संकेतक हो सकते हैं, त्रुटिपूर्ण रूपांतरण। तो इसी के नीचे इसके सब हेडिंग बना सकते हो, सभी के सब हेडिंग जो है आप बना सकते हो। चित्र बनाते ही आप ज्यादा ना लिखो, लेकिन अगर आपने चित्र में ही सारे ये चीज दे दिए, केवल ये पॉइंट दे दिए ना, जो पॉइंट मैं आपको टिक करके दिखा चुका हूँ, इन पॉइंटों को अगर आपने इस तरह का जो फ्लो चार्ट बना दिया, इस फ्लो चार्ट के नीचे लिख दीजिए। सपोज करिए कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि सांकेतिक बाधाएं हैं। अब इसमें कितने हैं, तो इसमें ए बी सी डी ई 4 हैं, क ख ग घ अंग च। तो इसमें जो है इसके 4 पार्ट बना लेंगे हम। इसमें क्या करेंगे, इसको इस तरह से नीचे लाएंगे और इसका जो है 4 पॉइंट बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1 दे दिया, 1 2 और यहाँ पर एक 3 और यहाँ पे एक 4, तो 6 हैं। तो 6 हम लिख देंगे यहाँ पे छठा और पांचवा और यहाँ पे छठा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है क वाला लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे ख वाला लिख देंगे, ठीक है। मैं क ख लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है ये। इसके बाद यहाँ पे ग वाला पार्ट लिख देंगे, यहाँ पे घ पार्ट लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद में जो हड़ा और च, जिस तरह से भी है आपको लिख देना। तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आपको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट बनाने के बाद आप कम से कम भी लिखोगे ना, कम से कम भी बोल रहा हूँ, 2-2 लाइन भी लिखोगे, 1-1 लाइन भी लिखोगे ना मेन पॉइंट के भी, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। तो इसको आप इंग्लिश में बना सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में भी मैंने लिखा हुआ है, कुछ भी इशू नहीं है। बस उसी डायग्राम को बनाना है। और जो है आपको फर्स्ट पॉइंट में सिमेंटिक, दूसरे में आपका जो है साइकोलॉजिकल, तीसरे में जो है ऑर्गेनाइजेशनल और चौथे में आपका पर्सनल बैरियर्स आ जाएगा। इसके अथवा पार्ट की बात करें तो हमसे पूछा गया था कि फिक्स कैपिटल जो है इसको कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं, हमें ये बताना है, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल के जो अफेक्ट करते हैं वो हम जो है चीजें लेके चलते हैं। सबसे पहले व्यवसाय की प्रकृति जो है वो इसको इफेक्ट करती है, ठीक है। दूसरी चीज व्यवसाय का आकार जो है ये इफेक्ट करता है। और तीसरी चीज जो है विविधीकरण जो है ये इफेक्ट करता है। और चौथी चीज जो है, इसमें 5 तत्व हैं। चौथी चीज है तकनीक
का विकल्प जो है वो भी आपका जो है इफेक्ट करता है, और उसके बाद में तकनीकी उत्थान जो है ये भी आपका इसको इफेक्ट करता है। तो इनके बारे में शॉर्ट में लिख दिया। ये डायग्राम जरूर बनाना है आपको, अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो डायग्राम जरूर बनाएं, हर चीज का डायग्राम बेहतरीन बनाएं, अच्छा बनाएं। डायग्राम बनाते ही एग्जामिनर समझता है कि बच्चे ने बहुत कुछ अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो ठीक है, तो व्यवसाय की प्रकृति हो गई, आपका व्यवसाय का आकार हो गया, और विविधीकरण हो गया, उसके अलावा जो है तकनीकी विकल्प हो गया, और उसके बाद में है तकनीकी उत्थान। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, तो नेचर ऑफ बिजनेस पहला है, ठीक है, जो अफेक्ट करता है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस जो है ये पहला है। दूसरा जो है साइज ऑफ बिजनेस जो है वो है। इसके बाद तीसरा जो है डर इसमें डाइवर्सिफिकेशन जो है ये भी आ जाता है आपका। चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी है उसके बाद चौथा, और उसके बाद जो है आपका टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन जो है ये पांचवा है। अब आपको फ्लो चार्ट बता देता हूँ पांचों को लिखना कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे। इंग्लिश मीडियम के लिए हर बार हर चीज़ को लिखना जरूरी नहीं है। पहला पॉइंट ये है आपका, ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है आपका ये है, तीसरा पॉइंट जो है ये है, इसके बाद चौथा पॉइंट जो है आप देख रहे हैं ये है, और पांचवा पॉइंट जो है आपका ये है। तो ये पांचों को लाइन से लिख देना, पांचों पॉइंट मैंने आपको दिया, 1 2 3 4 5 दिया है, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 दिया है, तो यहाँ पे लिख दोगे इंग्लिश वाले बच्चे। और ये है आपका मेन एलिमेंट्स लिख दोगे यहाँ पे, क्योंकि आपको फैक्टर लिखोगे, फैक्टर लिख दो, यहाँ पे फैक्टर पूछा है तो फैक्टर बोल दो कि फैक्टर है। ठीक है, तो फैक्टर लिख देना यहाँ पे बीच में फैक्टर लिख दोगे, और बाकी 1 2 3 4 5 जो मैंने यहाँ पे सब हेडिंग्स दिए हैं। नेचर ऑफ बिजनेस बता देना है, साइज ऑफ बिजनेस है, और डाइवर्सिफिकेशन है, उसके बाद में चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजिकल जो है अपग्रेडेशन जो है आती है टेक्नोलॉजी, तो उसको अपग्रेड किया जाता है वो। इसके बाद जो है डिस्क्राइब ब्रीफली द वेरियस स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, यानी कि नियंत्रण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को जो हमें बताना है। तो इसमें कौन कौन से चरण होते हैं वो बता देते हैं। ठीक है, इसके और पार्ट में भी आपको एक ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, और ऑप्शन अगर आप चाहते हैं तो और ऑप्शन करें, आपको डिपेंड है कि आप कौन सा ऑप्शन करना चाहते हैं, ये चीज ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहां पर जो है आपको ध्यान रखना है, ये चीज भूलना नहीं है। तो यहाँ पर नियंत्रण प्रक्रिया के विभिन्न चरण को जो है आपको समझाना है। और दूसरी चीज समझानी है आपको, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की बात की जा रही है, उसमें उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं उसको हम समझा देंगे। तो दोनों करते थे 5 अंक के प्रश्न है। ठीक है, ये ऊपर वाले जो अंक थे ये 4 अंक के थे, अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो दोबारा देख लीजिए कि ये जो आपका और वाला पार्ट है, इन दोनों में से कोई एक करना था। तो मैंने बताया था आपको 4 नंबर के हिसाब से ज्यादा नहीं लिखना है, जितना मैंने समझाया उतना लिख दोगे तो बेहतरीन हो जाएगा। तो आप जो देख सकते हो ये क्वेश्चन जो है ये 4 अंक का था। ठीक है, ये 4 नंबर का प्रश्न है, और जो आपका 12वां प्रश्न है वो 5 अंक का प्रश्न है। तो चलिए 12वें प्रश्न को देखते हैं, उसमें 5 अंक के क्या पूछा गया है जिसको हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है फैक्टर अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है हमने बता दिया था, इसको बाद सॉरी इसके प्रोसेस को रिक्वायरमेंट प्रोसेस ऑफ फिक्स कैपिटल को, कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जब भी हम सोल्यूशन बनाते हैं तो बेहतरीन सोल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। और आज तक जितने बच्चे इस चैनल से जुड़े हैं और पढ़े हैं उनको हमेशा आंसर याद हुआ है, और अपने आप को जो है बहुत श्रेष्ठ श्रेणी में वो लेके गए हैं। तो यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस बता दिया, साइज ऑफ बिजनेस है, डाइवर्सिफिकेशन है, और चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है। उसके बाद में डिस्क्राइब करना है हमें जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है उसके वेरियस स्टेप्स क्या है, और इसके और पार्ट में जो मुझे दिया गया है इसको हम देख लेंगे कि एक्सप्लेन करना है हमें। तो 2009 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो क्या है, ठीक है, उसके अंदर हमें क्या राइट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन की, डिस्क्राइब करेंगे हम जो है आपके कंट्रोलिंग के स्टेप्स क्या हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे 2009-19 के जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के राइट्स क्या हैं। सबसे पहले हम बात करें तो पहले क्वेश्चन को ही बात करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाला टेक्निकल चीज नहीं है, बस थ्योरी है सिंपली। तो सबसे पहले हम स्टेप्स की बात करें तो पहला स्टेप जो होता है वो होता है, आप सीधा लिख सकते हो कि नियंत्रण प्रक्रिया के विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं। ठीक है, बस इतना लिख के आप स्टार्ट करोगे। तो मैं पहला पॉइंट जो है लिखा है मैंने, निष्पादन मानकों का निर्धारण करना, जो भी हम करने वाले हैं उसके मानक जो है स्टैंडर्ड्स को हम जो है डिसाइड करेंगे। ठीक है, फिर वास्तविक निष्पादन की माप करना है। ठीक है, उसको माप किया जाएगा, बहुत छोटे छोटे पॉइंटों में लिखा है, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। फिर वास्तविक निष्पादन की मानकों से जो मानक हैं स्टैंडर्ड्स हैं उनसे तुलना करेंगे, और उसके बाद जो है विचलन का विश्लेषण, अगर उनमें कोई भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा हुआ है, प्लस माइनस हुआ है, तो उसका जो हम विश्लेषण करेंगे, और वहां पर जो है कौन कौन सी प्रॉब्लम आई है उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे, जिसको हम 2 तरीके से निकालेंगे। एक पहला स्टेप होता है महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नियंत्रण करके, और दूसरा जो है अपवाद द्वारा प्रबंध करके। ठीक है, ये हो गया आपके 2। इसी के 4th पॉइंट में आपको सब पॉइंट जो है 2 है, तो ये 2 सब पॉइंट है। ठीक है, ये आपके सब पॉइंट है, छोटे पॉइंट जो एक 4 नंबर में 2 पॉइंट है। इसके बाद जो है आप जो है 5वां जो पॉइंट लिखेंगे, इसमें सुधारात्मक कार्रवाई, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है उसको हमें सही करना है। तो ये 5 पॉइंट लिख दोगे, 5 नंबर मिल गया, 5 नंबर के हिसाब से 5 पॉइंट दे दिए, समझ में आ गया आपको, 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद जो है इसके अथवा पार्ट की बात करेंगे, लेकिन इंग्लिश मीडियम के लिए भी ये क्वेश्चन को आंसर देना है मुझे। तो सेटिंग ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ठीक है, यहां पर जो है आप सेटिंग करोगे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को, और उसके बाद जो है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस करोगे। ठीक है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या पार्ट होगा आपका, इसमें कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स करोगे। ठीक है, 3rd पॉइंट ये है आपका। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या करोगे, नेक्स्ट पॉइंट में जो है डेविएशन, जो भी विचलन हुआ है उसका एनालिसिस करोगे, क्या प्लस और क्या माइनस हो गया, कहीं ज्यादा हो गया, कहीं कम हो गया, किसी चीज को बनाते या जो भी करने प्रोडक्ट करते समय। और जो है कंट्रोल ओवर क्रिटिकल पॉइंट्स हम करेंगे, तो ये हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, डेविएशन जो भी हुआ है उसकी वजह से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स को कंट्रोल करना होगा, और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये भी हमारा इसमें 2 पॉइंट जो है सब पॉइंट आ जाएंगे। तो ये क्या है हमारे, ये जो है ए और बी है सब पॉइंट। इसके बाद 5वां जो पॉइंट है उसको हम लिख देंगे लास्ट, जो है आपका टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। ठीक है,
तो यहाँ पर जो करेक्टिव एक्शंस क्या लेंगे, उसको सुधारात्मक कार्रवाई क्या करेंगे वो बताना है। बहुत सिंपल सा है। इसके और पार्ट की बात करें तो कंज्यूमर वाला जो हमारे को प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू कौन से राइट्स जो है कंज्यूमर को दिए गए हैं उसकी हम बात करेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार जो है उपभोक्ताओं को कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की बात करें तो इसमें उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने वाला ये कानून है, 2019 में मॉडिफाई किया गया है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह जो है सब प्रचलित होने लग गई थी। यह अधिनियम उपभोक्ताओं को दोषपूर्ण उत्पादों, ठीक है, उसके अलावा असंतोषजनक सेवाओं और अनुचित व्यापार प्रथाओं से जो है संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, एक तो चीज ये समझ में आ गई। दूसरा चीज हम बता सकते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का मूल उद्देश्य जो है उपभोक्ताओं के विवादों के समय पर जो है प्रभावी प्रशासन और निपटान के लिए अधिकारियों की स्थापना करके जो है उपभोक्ताओं के अधिकारों को बचाना है। उसके अलावा उपभोक्ताओं को वस्तु और सेवाओं के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी का अधिकार है। यह वस्तुओं या सेवाओं की मात्रा, गुणवत्ता, शुद्धता, शक्ति, मूल्य और मानक के बारे में जानकारी जो है इसमें शामिल हो सकती है। और जो है इसके अंदर क्या है, खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षित होने के लिए जो है जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक हो सकने वाली वस्तुओं और सेवाओं के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार दिया गया है इसमें। ठीक है, और अनुचित और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं से सुरक्षा का अधिकार दिया गया है इसमें। उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का तक पहुंचने का जो है अधिकार दिया गया है। उपभोक्ताओं को निवारण का अधिकार जो है इसमें भी दिया गया है, होना चाहिए या है। ठीक है, आप जो है इसमें सब कुछ ये इंक्लूड किया गया है। आप चाहे तो एक आधा पॉइंट अगर आपको कम लिखना है तो कर सकते हैं, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो 7 पॉइंट छोटे छोटे हैं, आप आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला पॉइंट जो है आपका ये बता देंगे। ठीक है, उसका दूसरा पॉइंट जो है ये रहा, इसको बता दोगे। उसका तीसरा पॉइंट ये है जो मैंने अभी अभी आपको ऊपर बताया। उसके बाद तीसरे के बाद चौथा पॉइंट आ गया, और फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है 5 और 6। ठीक है, तो इन सभी पॉइंटों को डिस्कस कर लोगे, आराम से पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा हर चीज़ को, कोई इशू नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो है मैंने आपको नीचे लिंक दे रखी है, अगर पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए ये लिंक जो है आप फॉलो कर लें। आपको akhilclasses.online जो है ओपन करना है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है हम बना पाएँ। और कमेंट कर दें कि आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट किसका चाहिए, क्योंकि कमेंट जिसके आ रहे हैं उनके सब्जेक्ट सबसे पहले सॉल्व किए जा रहे हैं। तो कमेंट जरूर करें और एक शेयर जरूर करें। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन फ्री रहिए, सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन हम दे देंगे। लेकिन आपका कमेंट बहुत मायने रखता है, आपके ऊपर डिपेंड है कि इसके बाद का वीडियो आप कब चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा कमेंट, ज्यादा से ज्यादा शेयर, और नेक्स्ट सब्जेक्ट नेक्स्ट डे मिल जाएगा, अन्यथा फिर आपको कुछ समय तक वेट करना होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।